नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम रीट एवं सभी टीचर एग्जाम्स के लिए हिंदी भाषा शिक्षण की वीडियो से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने में आप सभी के लिए सहायक सिद्ध होगा। सो आप इसे बड़े मनोयोग पूर्वक लास्ट तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के खोखले पात्र बनाकर उनके माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान करवाना किस विधि की देन है? लकड़ी के खोखले पात्र बनाकर उनके माध्यम से वर्णमाला का ज्ञान करवाना मांटेसरी विधि की देन है। ठीक है, मांटेसरी विधि दी थी इटली की शिक्षा शास्त्री मारिया मांटेसरी ने। मारिया मांटेसरी ने बालकों के अक्षर व शब्द ज्ञान करवाने वाली इस विधि को दिया, जिसमें लकड़ी से बने खोखले सांचे उपयोग में लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का विकास होता है? भाषा के सभी कौशलों का विकास कौन सी विधि में होता है? तो अनुकरण विधि में। ठीक है, अनुकरण विधि वह विधि होती है जिसमें शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए बालक शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इससे बालक लिखना, बोलना और पढ़ना सीखता है। अर्थात इस विधि से बालक में सुनना व पढ़ना नामक ग्राह्य कौशल तथा बोलना व लिखना नामक अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। तीसरा है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा विद्यार्थी बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो यह विधि कौन सी होती है? तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं अनुकरण विधि, जिसमें शिक्षक पहले उच्चारण करता है, आदर्श उच्चारण करता है शिक्षक, और विद्यार्थी बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। चौथा, भाषा शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो सामान्यतया पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है? पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा शिक्षण की कौन सी विधि विशेष उपयोगी है? तो अनुकरण विधि। पांचवा है, अनुकरण विधि के माध्यम से कौन कौन से कौशल विकसित किए जा सकते हैं? अनुकरण विधि के माध्यम से ग्राह्य कौशल और अभिव्यंजना कौशल, ये दोनों ही कौशल विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, अनुकरण एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा बालक शिक्षक के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर शिक्षक का अनुकरण करते हुए बालक बोलना, पढ़ना और लिखना सीखता है तथा ग्राह्य एवं अभिव्यंजना दोनों प्रकार से संबंधित इसमें कौशल विकसित होते हैं। छठा है, कौन सी एक विधि है जो अनिवार्य रूप से सभी भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर काम में ली जाती है? अनिवार्य रूप से सभी भाषाओं में प्राथमिक स्तर पर काम में ली जाने वाली विधि है कौन सी? अनुकरण विधि। सातवां, मोंटेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत क्या है? मोंटेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत व्यक्तिक विकास की शिक्षा पर बल देना, खेल द्वारा शिक्षा और छात्र की स्वतंत्रता, ये सभी मोंटेसरी पद्धति के आधारभूत सिद्धांत हैं। ठीक है, और मोंटेसरी पद्धति की जनक कौन है? मारिया मोंटेसरी हैं। ठीक है, मारिया मोंटेसरी पद्धति की जनक हैं। आठवां है, प्राथमिक स्तर पर बालकों को वर्णमाला, सुलेख आदि सिखाने हेतु अनुकरण कराया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बालकों को वर्णमाला, सुलेख आदि सिखाने हेतु लेखन अनुकरण करवाया जाता है। ठीक है, लेखन अनुकरण, इसमें बालकों को वर्णमाला, सुलेख आदि सिखाने हेतु लेखन अनुकरण करवाया जाता है। इसे बालक अक्षरों की बनावट व सुंदर सुलेख लिखना सीखता है और यह पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि है। नौवां, निम्न में से शास्त्रीय विधि के जन्मदाता कौन हैं? शास्त्रीय विधि के जन्मदाता मारिया मांटेसरी। ठीक, मारिया मांटेसरी।
मारिया मॉन्टेसरी शास्त्रीय विधि की जन्मदाता हैं और ये मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की हैं? इटली की हैं। ठीक है, यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए बहुत उपयोगी होती है। और शास्त्रीय का अर्थ अगर जाने तो नवीन ज्ञान को किसी वस्तु के साथ जोड़कर शास्त्रीय करवाना ही शास्त्रीय होता है। इस विधि में बालक चित्र तथा शब्द में शास्त्रीय स्थापित करता है। खेल खेल में ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि है ये, और इस विधि को देखो और कहो विधि भी कहते हैं। शास्त्रीय विधि को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? देखो और कहो विधि। 10वां, निम्नलिखित में से मॉन्टेसरी विधि का गुण नहीं है। मॉन्टेसरी विधि का इनमें से गुण कौन सा नहीं है? तो मॉन्टेसरी विधि मनोवैज्ञानिक विधि है और यह बाल केंद्रित विधि है। इस विधि में बालक स्वयं करके सीखता है, लेकिन यह अमनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो यह इसका गुण नहीं है। अमनोवैज्ञानिक विधि इसका गुण नहीं है, ये तो दोष होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। 12वां, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती है। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि कौन सी होगी? तो खेल विधि, कहानी विधि और डाल्टन विधि, ये सभी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि होती हैं। 13वां है, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन हैं? पर्यवेक्षण अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मॉर्वल। ठीक है, डेजी मॉर्वल। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि के प्रवर्तक डेजी मॉर्वल हैं। डेजी मॉर्वल ने निरीक्षण विधि व अवलोकन विधि को मिलाकर पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तन किया था। इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में निबंध, कहानी, आत्मकथा, जीवनी आदि के गद्य प्रकरणों को पढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, खेल विधि के जनक कौन हैं? खेल विधि के जनक कॉल्डवेल कुक हैं। ठीक, कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक ने सबसे पहले इंग्लैंड के शिक्षक हेनरी कॉल्डवेल कुक ने अपना विचार देते हुए कहा था कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसे बालक पूरे मन से करता है, और उन्होंने सबसे पहले खेल खेल में बालकों को पढ़ाना शुरू किया। किन्होंने? हेनरी कॉल्डवेल ने। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और गणित के शिक्षक थे, याद रखना है। ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक इंग्लैंड के गणित के शिक्षक थे जिन्होंने खेल विधि का प्रवर्तन किया था। 15वां, हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटे बालकों के लिए उपयोगी है? छोटे बालकों के लिए हिंदी शिक्षण की दृष्टि से कौन सी पद्धति उपयोगी है? तो किंडरगार्टन पद्धति। ठीक, किंडरगार्टन पद्धति। शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन थे? फ्रोबेल थे। ठीक है, और फ्रोबेल के अनुसार बालक खेल की क्रियाओं द्वारा अधिक सीख सकते हैं, अतः इस पद्धति में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को अधिक स्थान दिया जाता है। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के प्रवर्तक या जन्मदाता कौन थे? फ्रोबेल थे। 16वां, बालकों में शुद्ध शब्द लेखन के विकास में उपयोगी विधि कौन सी है? शुद्ध शब्द लेखन के विकास में उपयोगी विधि कौन सी होती है बालकों में? श्रुति लेखन विधि। ठीक। 17वां है, ध्वन्यात्मक विधि के जनक माने जाते हैं। ध्वन्यात्मक विधि के जनक कौन हैं? माइकल शेमर हैं। ठीक है, माइकल शेमर के अनुसार यदि बालकों को एक समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं तो वह उनके आधार पर कई नए शब्द बनाने लगते हैं। 18वां, निम्न में से कौन सा एक वाचन विधि का दोष नहीं है? वाचन विधि का दोष इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो वाचन विधि में समय अधिक खर्च होता है। ठीक है,
लेकिन मनोवैज्ञानिक विधि होना इसका दोष नहीं है, ठीक है, ये तो इसका गुण है। और कमज़ोर व छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है वाचन विधि, ठीक है, और इसमें पाठ्यक्रम भी समय पर नहीं हो पाता। यहाँ पे पूछा था दोष कौन सा नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक विधि होना इसका दोष नहीं, गुण माना जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वाचन से अभिप्राय होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ाता है तो यह वाचन कहलाता है। वाचन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, यह इस विधि का दोष न होकर गुण है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में पूछा था दोष कौन सा नहीं है। चलिए 19 नंबर, जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम कौन सा होगा इनमें से। जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पे निश्चित रूप से उपयोगी उपागम कौन सा होगा, वाचन उपागम, ठीक है, वाचन उपागम। कक्ष में एक शिक्षक पहले स्वयं वाचन करता है और फिर उसके बाद अपने स्तर पर वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण का प्रयास करता है, ठीक है। वाचन के गुणों की अगर बात करें तो वाचन के गुणों में विषय वस्तु स्मरण करने में वाचन मदद करता है। बालक में स्वाध्याय के गुणों का वाचन के माध्यम से विकास होता है और बालक में अभ्यास एवं अर्थ ग्रहण की क्षमताएं भी बढ़ती हैं। 20वां, वाचन से अभिप्राय क्या है। वाचन से क्या अभिप्राय होगा। वाचन से अभिप्राय है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, ठीक है, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही वाचन का अभिप्राय है। 21वां, रस अनुभूति पाठ का संबंध होता है। रस की अनुभूति, ठीक है, पाठ का संबंध होता है विचारात्मकता से, भावात्मक से, क्रियात्मक से या रचनात्मक से। रस अनुभूति भावात्मक से, ठीक है। सामान्यतया कोई भी गद्य पाठ या कविता में कवि के द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु का केवल अर्थ जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कई गुना ज़्यादा उस कविता में कवि के क्या होते हैं, भाव होते हैं। और जब रसास्वादन के माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है तो उसके भाव प्रकट होते हैं। 22वां, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना निगमन विधि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना निगमन विधि में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस विधि में पहले कोई सिद्धांत या नियम रखा जाता है। निगमन विधि में पहले कोई सिद्धांत या नियम रखा जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों से उसकी पुष्टि की जाती है। जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशेष की ओर। 23वां, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि आगमन निगमन विधि होती है, ठीक है। और यह विधि सबसे अधिक प्रभावी है। यह आगमन व निगमन दोनों विधियों का सम्मिलित रूप होता है। 24वां, आगमन विधि का उपयोग किया जाता है। आगमन विधि का हमने जाना उपयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, ठीक है। और आगमन विधि का उपयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। आगमन विधि के 4 चरण या 4 सोपान होते हैं। कौन कौन से। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, नियमीकरण व सामान्यीकरण, और चौथा होता है परीक्षण व सत्यापन। ये आगमन विधि के 4 चरण या 4 सोपान होते हैं। एक बार और देख लीजिए। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा चरण होता है निरीक्षण, तीसरा चरण होता है नियमीकरण व सामान्यीकरण,
और आगमन विधि का चौथा चरण या चौथा सोपान होता है प्रेक्षण व सत्यापन करना। 25वां, हर्बर्ट की पंचपदी में कितने सोपान या पद हैं? हर्बर्ट की पंचपदी में 5 ही सोपान हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंधीकरण या तुलना, सामान्यीकरण या नियमीकरण और प्रयोग। ये हर्बर्ट की पंचपदी के 5 सोपान या 5 पद हैं। 26वां, कौन सी विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं? भंडारकर विधि कौन सी विधि को कहते हैं? तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। चलिए, तो थैंक्स दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।